ये साल 1989 की बात है। एक व्यक्ति को थानेदार से बात करनी थी और थानेदार से बात करने के लिए वो लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन कर रहा था। उधर से फ़ोन जाता है कि हेलो, मुझे इंस्पेक्टर साहब से बात करनी है। तो उधर से कहते हैं कि इंस्पेक्टर साहब तो गश्त में गए हुए हैं, आप कुछ देर के बाद फ़ोन कर लीजिएगा। कुछ देर के बाद दोबारा फ़ोन किया जाता है तो दोबारा भी वही बात कहते हैं कि इंस्पेक्टर साहब तो गश्त में गए हैं, अभी आए नहीं हैं लौट कर। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार जब लगातार ऐसी ही बार होती चली जाती हैं और उस व्यक्ति की इंस्पेक्टर से बात नहीं हो पाती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और पाँचवीं बार लगातार वो एक के बाद एक सैकड़ों की तादाद में गालियाँ देनी शुरू कर देता है उस सब इंस्पेक्टर को जो लगातार फ़ोन उठा रहा था उस थाने के अंदर। अब यहाँ से गुस्साया हुआ, भन्नाया हुआ व्यक्ति अपने काफिले के साथ मौके पर पहुँचता है और जाने के बाद पूछता है कि इंस्पेक्टर कहाँ हैं। तो वही दरोगा बोलते हैं कि वो तो अपनी गश्त में गए हैं, अभी कुछ देर पहले आप ही मुझे गाली दे रहे थे। इतना कहना था कि उस व्यक्ति ने उसे लगातार उस सब इंस्पेक्टर पर एक के बाद एक थप्पड़ मारने जो शुरू किए हैं तो उस थप्पड़ की गूंज पूरे शहर में फैल जाती है। जब पूरे शहर में फैलती है तो बात पहुंचती है एसएसपी साहब के पास तक। एसएसपी पूछते हैं कि क्या बात है। तभी वो दरोगा जी कहते हैं कि साहब, मैं इस प्रेशर में रह के नौकरी नहीं कर पाऊंगा। आज जो मेरे साथ थाने में हुआ है वो वाकई बहुत भयानक है, बहुत बुरा है। ये कहते हुए इंस्पेक्टर साहब, ये सब इंस्पेक्टर साहब रोने लगते हैं। तभी एसएसपी कहते हैं तुम्हें परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुकदमा दर्ज कराइए। मुकदमा दर्ज ज़रूर होता है उस व्यक्ति के खिलाफ। जब उसका नाम पूछा जाता है कि नाम क्या है तो नाम सामने आता है अतीक अहमद, जो भी हाल ही में बना हुआ एक विधायक था, बाहुबली विधायक। जब थाने में एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर को पीटता है तो इस मामले की गूंज फैलती है। तभी एसएसपी फैसला लेते हैं कि इसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। अपनी लगभग 10-15 पुलिस वालों के साथ एसएसपी साहब मौके पर पहुंचते हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए। जब उसके घर पहुंचते हैं तो घर पर मिलता ही नहीं है। घर से निकल रहे थे, 400 मीटर ही अभी आए थे कि आमना सामना हो जाता है उसी विधायक से जो भी हाल ही में बनाए अतीक अहमद। अब एसएसपी में और उस विधायक में कुछ कहासुनी हो जाती है और देखते ही देखते हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब पुलिस वाले थोड़े से थे, 12, 15, 20 के आसपास। उधर बहुत सारे पब्लिक की भीड़ है और विधायक अपने कहते कि तुम हमारे ऊपर हाथ नहीं लगा सकते। तभी कुछ देर के बाद, कई घंटे की गहमा गहमी के बाद, आखिरकार लखनऊ से फ़ोन आता है और कहते हैं कि एसएसपी साहब इनकी गिरफ्तारी ना करें, ये हमारे आदमी हैं। और उसके बाद फिर ये गिरफ्तारी नहीं होती। एसएसपी अपना मन को महसूस कर रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। आज की कहानी उसी से रिलेटेड है और इस कहानी में होता क्या है कि उत्तर प्रदेश की मायावती जो मुख्यमंत्री बनती हैं उनका कत्ल होने की पूरी तैयारी में था। अगर उस दिन उनका कत्ल हो जाता तो वो कभी इस मुख्यमंत्री नहीं बन पाती। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। बात कर रहा हूँ 2 जून 1995 की ये बात है। दरअसल मीराबाई रोड पर एक स्टेट गेस्ट हाउस है। वहाँ उस स्टेट गेस्ट हाउस के दरवाजे पर डीएम, एसएसपी और एसपी और कई पुलिस वाले खड़े हुए थे। वो दरवाज़ा पीट रहे हैं, ये खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही अंदर आवाज़ जाती है और अंदर से आवाज़ वापस लौट के आती है तो उधर रोई सी आवाज़, रुदली सी आवाज़, घबराई सी आवाज़ से कहती कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी किसी कीमत पे। अगर मैंने दरवाज़ा खोला तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। रोती हुई सी आवाज़। जब कई घंटे बीत जाते हैं तो आखिरकार डीएम, एसएसपी भरोसा दिलाते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं यहाँ पर मौके पे मौजूद हूँ, पूरी फोर्स तुम्हारी सुरक्षा के लिए लगी हुई है। काफ़ी कोशिशों के बाद आखिरकार जब दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा खुलता है तो बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं और वो डरी हुई, घबराई हुई थी, आंखों में कुछ आंसू से थे और वो थर थर से काँप रही थी। काँपने वाली महिला कोई और नहीं थी, जिन्हें उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में बल्कि पूरी दुनिया में लोग मायावती के नाम से जानते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है 6 दिसंबर 1992 को, जब उत्तर प्रदेश का अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है तो पूरे देश का माहौल बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। लाखों लोग इस घटना के बाद दंगों की भेंट चढ़ जाते हैं, लाखों लोग घायल हो जाते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तरह से आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। उन दिनों सरकार थी कल्याण सिंह की। कल्याण सिंह को अपनी सीट छोड़नी पड़ी, गंवानी पड़ी और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, इसी बीच में चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। एक तरफ तो बीजेपी ने नारा दिया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और इसी दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बसपा यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कांशी राम आपस में पैक्ट करते हैं कि क्यों ना मिलके इलेक्शन लड़ा जाए, क्यों ना हम लोग साथ साथ मिलकर सरकार बनाएं।
और इसीलिए उन दिनों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही हुआ करते थे और यहाँ पर सीटें होती थीं विधानसभा की 422 सीटें जो होती थीं उनमें से बंटवारा होता है। समाजवादी पार्टी के हिस्से में आती हैं 256 सीटें और बसपा के हिस्से में आती हैं उस अलायंस के बाद, उस गठबंधन के बाद 164 सीटें। चुनाव होता है और चुनाव में सपा को 109 सीटों पर जीत हासिल होती है और बसपा को 67 सीटों पर जीत हासिल होती है। और जो पहले से ही तय था कि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनेंगे अगर उनके विधायक ज़्यादा होते हैं, वही था, वो तय जो होता है। वो पहली बार नहीं, दूसरी बार 4 दिसंबर 1993 को मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री की शपथ ले लेते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था जैसे चाह रहे थे, लेकिन विपक्षी और भी लोग दावा कर रहे थे ये गठबंधन ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। साल 1993 में ये बनते हैं मुख्यमंत्री और 23 मई 1995 की बात है जब कुछ आपस के मन मुटाव हो जाते हैं, लगातार इधर उधर से कानाफूसी होती है, लगातार शिकायतें आती थीं। तब काशीराम जी लालजी टंडन जी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि लालजी टंडन जी, हमारे पास जो विधायक हैं और आप अपने विधायक और बाकी हम इधर उधर से कोशिश करेंगे, तो क्यों ना हम आपस में मिलकर नई सरकार का गठन करते हैं। तो अगर आप तैयार हों तो हम चाहते हैं कि मायावती मुख्यमंत्री बन जाए। अब ये बात तय हुई थी तो उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं, जो भी तैयारी है करते हैं। और ये बात आई गई नहीं होती बल्कि इस पर विचार विमर्श होना शुरू हो जाता है। लालजी टंडन जी से मुलाकात के बाद 1 जून 1995 को मायावती अपने 11 मंत्रियों के साथ प्रदेश के जो राज्यपाल होते हैं मोतीलाल वोरा, उनसे मुलाकात करने के लिए जाती हैं। दरअसल जो मंत्री होते हैं वो सपा और बसपा के जो अलायंस के बाद जो सरकार बनती है तो उसमें 11 मंत्री जो चुने जाते हैं वो बसपा के होते हैं। मायावती के साथ जब जाते हैं तो वो 3 पत्र थमाती हैं। 3 पत्र देते हुए राज्यपाल जी को कहते हैं कि ये लीजिए, और पहले पत्र में हवाला होता है कि सभी तरह के निर्णय लेने के लिए बीएसपी के जो संस्थापक हैं काशीराम जी, वो अधिकृत उनको किया गया है। और दूसरे पत्र में लिखा जाता है कि मुलायम सिंह यादव से हम अपना समर्थन ले रहे हैं और उसके लेने की जो वजह थी उस पत्र में लिखा हुआ था। तीसरा पत्र भी सौंपा जाता है कि अलग अलग दलों के लगभग 200 विधायक हमारे पास हैं और हमारे खुद के 67 विधायक हमारे पास हैं और आप हमें मौका दीजिए और हम अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। राज्यपाल ने कहा कि ठीक है, मुझे विचार करने का मौका दीजिए। 1 जून को वो पत्र लेते हैं और वो शांत हो जाते हैं। अगला 2 जून आता है और 2 जून की बात है, मीराबाई रोड पर जो गेस्ट हाउस है, वीआईपी गेस्ट हाउस, वहाँ की कमरा नंबर 2 में ये कॉन्फ्रेंस कर रही थी मायावती अपने विधायकों के साथ। कुछ प्लानिंग में थी। इसी बीच में सूचना मिल जाती है मुलायम सिंह यादव, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, और इसी बीच में बड़ी संख्या में लोगों ने उस गेस्ट हाउस को चारों तरफ से घेर लिया। नारेबाजी शुरू हो जाती है, बद्दी बद्दी गालियां देने शुरू कर देते हैं और जब बद्दी बद्दी गालियां देनी शुरू कर देते हैं तो हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि अभी कुछ साल पहले ही एक नारा चला था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में हो गए जय श्री राम। अब ये नारा कहीं ना कहीं पुराना हो चुका था, बेकार हो चुका था। और इसी बात को देखते हुए जब नारेबाजी चल रही है, हंगामा चल रहा है, तभी कुछ लोग कमरा नंबर 2 में दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं। वहाँ मायावती मौके पर मौजूद होती हैं, वहाँ पर कुछ विधायक भी मौजूद होते हैं और उसके बाद फिर ये लोग मारपीट करना शुरू कर देते हैं। जो भी सामने पड़ रहा था उसके साथ मारपीट कर रहे थे और मारपीट करते करते ये बताया जाता है कि मायावती ने जो अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, उनके कपड़े फाड़ दिए थे, उनके बालों को नोचने की कोशिश की गई थी, उनको हल्की फुल्की चोटें भी आई थीं। लेकिन विधायकों ने अपनी जान पर खेलते हुए मायावती के लिए एक सुरक्षा घेरा बनाया और सुरक्षा घेरा बनाने के बाद जो पास में ही कमरा होता है, कमरा नंबर 1, मायावती को उस कमरे में छोड़ा जाता है और उनसे कहा जाता है कि बहन जी आप अंदर से बंद कर लेना, यदि आपने कमरा अंदर से बंद नहीं किया तो ये लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसी बीच जो उसमें विधायक मौके पे मौजूद होते हैं, उनसे 5 विधायकों को, जो समाजवादी पार्टी के विधायक होते हैं या उसके कार्यकर्ता होते हैं, पकड़ कर खींच कर उन्हें सीधा मुख्यमंत्री के निवास पर लेके जाते हैं जहाँ पर मुलायम सिंह यादव मौजूद होते हैं। वो इतना ज़्यादा घबराए हुए थे, परेशान थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे साथ हुआ क्या है। और वो जैसे विधायक जाते हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए थोड़ा घबराए होते, उन्हें कुछ कागज़ दिए जाते हैं, उन कागज़ों पे वो साइन करने के लिए विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। साइन तो हो जाते हैं, लेकिन अब लग रहा था सब कुछ ठीक हो चुका है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, लेकिन सब कुछ नॉर्मल नहीं था। उधर हंगामा लगातार चल रहा था। हालांकि मौके पर एसएसपी मौजूद थे, ओपी सिंह एसएसपी बताए जाते हैं। उस टाइम काफ़ी फोर्स था, लेकिन फोर्स कुछ नहीं कर रहा है। एसएसपी बाहर में खड़े होकर सिगरेट फूंक रहे थे, जो आसपास के लोग उन्हें देख रहे थे। हंगामा करने वाले हंगामा कर रहे थे। पहला दरवाज़ा टूट ही चुका था, दूसरे दरवाजे यानी कि कमरा नंबर 1 में मायावती मौजूद थी और जब दरवाज़ा लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तो इसी बीच में फर्रुखाबाद के विधायक होते हैं ब्रह्मदत्त
द्विवेदी वो लाठी लेकर मौके पहुंच जाते हैं और वहाँ लाठी चलाने की कोशिश कर रहे थे ताकि इस भीड़ को काबू में किया जा सके। पुलिस वाले तमाशा देख रहे थे। एक विधायक उन लोगों से लोहा लेने की कोशिश कर रहा था। तुरंत इसी बात को देखते हुए हजरतगंज थाने के इंचार्ज होते हैं, जिनका नाम होता है विजय भूषण, साथ ही उनके साथ एक और इंस्पेक्टर होते हैं जो VIP ड्यूटी में रहते थे, सुभाष सिंह बघेल। ये भी मौके पर आते हैं और इस भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मार पिटाई तक की नौबत आ जाती है। SSP तमाशा देख रहे थे। मायावती अंदर घबराई हुई थी। बाहर से आवाज़ आ रही थी कि इसको आज छोड़ना नहीं है, मार देंगे, हंगामा, ये वो, गाली वाली। मायावती बहुत बुरी तरह से अंदर कांप रही थी। बताने वाले ऐसा बताते हैं। लेकिन इसी बीच में जो इस ज़िले के DM साहब होते हैं राजीव खैर, वो सूचना मिलती है, वो मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर आने के बाद उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने SSP से कहा तो SSP शांत थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निवास से कुछ आदेश है, आपको भी मानना चाहिए, और मुख्यमंत्री के आदेश कौन नहीं मानेगा जो मुख्यमंत्री कहेंगे। लेकिन इस बीच में उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे लोगों को जो हंगामा चल रहा था। तब राजीव खैर के आदेश पर उन्होंने SP होते हैं, पुलिस अधीक्षक होते हैं राजीव रंजन वर्मा, उनसे कहा जाता है कि जो नहीं हटे उनको लाठियों से तोड़कर अलग हटा दो। अब यह हंगामा इतना तेज था, मायावती अंदर बंद थी, शायद उनको मारने की, उनको इनकी हत्या की पूरी तरह से प्लानिंग ही थी जो ये सब चल रहा था। उसके बाद DM साहब ने जब उन्हें खदेड़ना शुरू किया और ये पहले से विधायक कोशिश कर रहे थे, दोस्त इंस्पेक्टर कोशिश कर रहे थे, तब जाकर वो भीड़ छटती है। और भीड़ छटने के बाद कई घंटे बीत जाते हैं। दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की जा रही थी लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा था? क्योंकि मायावती को लग रहा था कि अब बाहर जो चल रहा है वो उन्हें मार डालेंगे। DM साहब कहते हैं राजीव खैर कि मैडम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। वो कहती हैं कि सुरक्षा के इंतजाम तो पहले भी थे लेकिन पुलिस मदद ही नहीं कर रही थी, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊँगी। रात के 9:30 बजे के आसपास का वक्त हो चला था। दोपहर 3 बजे से हंगामा चलते चलते मायावती 9:30 बजे के बाद उस कमरे से, उस रूम से बाहर निकलती हैं। सकुशल उन्हें लेके जाया जाता है। मुलायम सिंह यादव अभी मुख्यमंत्री थे ही, अभी वो उनकी सरकार गिरी नहीं थी। रात के जब 11 बजते हैं तो मुलायम सिंह यादव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो पुलिस वाले जो यहाँ पर मदद कर रहे थे, वो पुलिस वाले जो IAS ऑफिसर होते हैं DM साहब, उनका रात में शायद 11 बजे तबादला कर दिया गया था। अगला दिन आता है। अगला दिन आने के बाद राज्यपाल के पास जो पत्र पहुंचे थे मोतीलाल बोरा के पास, उन्होंने उन पत्र का संज्ञान लिया। उसके बाद फिर देखा और जब विधायक दल के पक्ष विपक्ष के जब इकट्ठे होते हैं, पता चलता है कि मायावती की सरकार बन जाती है। और पहली बार ऐसा होता है कि मायावती मुख्यमंत्री चुन ली जाती हैं। मायावती मुख्यमंत्री 3 जून 1995 को बन जाती हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो फैसला लेते हैं कि आखिरकार ये गेस्ट हाउस में कांड किसने कराया था, क्या मामला था, उसकी पूरी पड़ताल की जाती है, पड़ताल कराई जाती है। तो ये IAS ऑफिसर होते हैं रमेश चंद्रा, और रमेश चंद्रा इस आयोग का गठन हुआ था। उन्होंने 89 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की थी और उस रिपोर्ट के आधार पर पता चलता है कि इस सब कुछ करवाने के पीछे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का हाथ था। लेकिन वो तब मुख्यमंत्री नहीं थे क्योंकि मायावती मुख्यमंत्री बन चुकी थी। 74 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होती है और FIR के बाद आपको तो खैर पता ही है कि किस तरह से पुलिस और प्रशासन, कानून अपना काम करता है। लंबे समय तक मामला खींचा चला जाता है। लेकिन इससे भी बुरी खबर ये होती है कि जो विधायक जो BJP का होता है, ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जो कि मायावती को बचाने में, डिफेंस करने में कोशिश कर रहा था, 1 साल के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। वो हत्या करने वाले कौन थे, कौन नहीं थे, आज तक भी उस मामले में न्याय उन्हें मिल नहीं पाया है। हालांकि मायावती ने उन्हें अपना भाई मान लिया था, लेकिन वो बहन अपने भाई की ज़्यादा मदद कर भी नहीं पाई थी। उसके बाद ये जो गेस्ट हाउस में जो भी कांड हुआ था, जो भी हंगामा हो रहा था, ये बताया जाता है कि उस हंगामा करने वालों में सबसे आगे अतीक अहमद था। वो अतीक अहमद जिसका साल 2023 में 3 सिर्फ रहे, उन्हें प्रयागराज में उनकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं। और साथ ही ये भी बताया जाता है कि मायावती ने इस घटना के बाद से कभी भी साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि इस घटना में जो हुआ था उनके साथ बहुत ज़्यादा भयानक हुआ था, भद्दा हुआ था और वो इतना घबरा जाती हैं। बताने वाले ये बताते हैं कि उसके बाद वो जब भी कोई जनसभा हो, कोई कहीं प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, या नॉर्मल भी दिनों में या ख़ास दिनों हो, कुछ भी हो, वो हमेशा सूट सलवार पहन के ही रहती हैं। उन्होंने कभी फिर साड़ी नहीं पहनी थी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।